देखिए, इस वीडियो में हम देखते हैं पाल वंश और त्रिपक्षीय जो संघर्ष था, जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, पाल वंश और त्रिपक्षीय संघर्ष, उसका भाग सेकंड है ये। पाल वंश के अंदर संस्कृति किस तरीके से रही है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, पाल वंश और पाल वंश के साथ में त्रिपक्षीय संघर्ष। जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि पाल वंश के शासक कौन कौन हुए हैं, कौन कौन से शासक ने क्या क्या काम किया है, और किस शासक के समय पाल वंश का अंत हुआ है, किसको द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। जैसे हमने देवपाल पढ़ा, धर्मपाल पढ़ा, महिपाल पढ़ा, इनके बारे में हमने पढ़ा है। अभी पाल वंश की संस्कृति में सबसे पहले आता है भाषा साहित्य। भाषा साहित्य का किस तरीके से पाल वंश के समय योगदान रहा है, किस तरीके से भाषा साहित्य के मामले में इन्होंने काम किया है। तो पाल वंश के काल में संस्कृत भाषा का प्रसार है पूर्वी भारत में भूमि अनुदान के माध्यम से हुआ था। भूमि अनुदान के माध्यम से यहाँ पर संस्कृत भाषा का प्रसार है, वो पाल वंश के शासनकाल में यहाँ पर होता है। भूमि अनुदान ब्राह्मणों को दिया गया, इसमें ब्राह्मण गांवों का विकास हुआ, इससे आर्य संस्कृति का यहाँ पर प्रचार प्रसार होता है और संस्कृत भाषा का विकास होता है और संस्कृत भाषा का यहाँ पर प्रसार होता है। वेद, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, धर्मशास्त्र, इन सभी पुस्तकों का भी यहाँ पर प्रसार होता है। जो धार्मिक ग्रंथ हैं आपके, उनका यहाँ पर प्रसार होता है, जिससे इन क्षेत्रों के धर्म, समाज, साहित्य सभी पर इसका प्रभाव हमें दिखाई देता है। पाल काल में पहली बार बांग्ला भाषा का भी यहाँ पर क्या हुआ, आवार हुआ है कि यहाँ पर बांग्ला भाषा का भी उपयोग यहाँ पर किया जाता था। बांग्ला भाषा का भी उभार पाल काल में ही पहली बार हुआ था और इसके तहत चार्य पद का लेखन यहाँ पर आरंभ हुआ है। चर्या पद बांग्ला भाषा का जब उभार हुआ था, उसी के तहत यहाँ पर चर्या पद का लेखन है। ये चर्या पद का लेखन आरंभ होता है और इसका संबंध सहजयानी बौद्ध धर्म से है। चर्या पद का लेखन जो प्रारंभ हुआ है, इसका संबंध किससे है? सहजयानी बौद्ध धर्म से। सहजयानी बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। इस काल में संध्याकर नदी ने रामपाल चरित का लेखन किया। अभी रामपाल चरित का लेखन किसने किया था? जिसमें रामपाल की महिमाओं के बारे में बताया गया, पाल वंश के पतन के बारे में बताया गया है। रामपाल चरित एक ग्रंथ है और रामपाल चरित ग्रंथ का लेखन जो किया है वो संध्याकर नंदी ने किया है। व्यक्ति का नाम क्या है? संध्याकर नंदी। संध्याकर नंदी जी हैं। इन्होंने रामपाल चरित ग्रंथ लिखा है जो कि पाल वंश के पतन के बारे में भी हमें जानकारी देता है। और ठीक है, अभी हम देखते हैं पाल वंश के समय धर्म जो है वो किस तरीके से था। धर्म, अब भाषा साहित्य देख लिया हमने, अभी देखते हैं धर्म के बारे में। इस काल में अगर हम देखें, धार्मिक विविधता थी। वैष्णव, शैव, शाक्त, सूर्य पूजक, बौद्ध में आपके तीनों शाखा आ जाती है। कौन कौन सी? महायान शाखा, दूसरी आ जाती है आपकी वज्रयान शाखा, और तीसरी शाखा आ जाती है आपकी सहजयान शाखा। ठीक है, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, धार्मिक विविधता यहाँ पर देखने को मिलती है। जैन, तंत्रवाद, इन सभी में विविधता के मध्य प्रतिस्पर्धा तो थी, लेकिन शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और समायोजन की धारा यहाँ पर ज़्यादा मजबूत थी। आपस में प्रतिस्पर्धा तो थी, एक धर्म दूसरे धर्म के आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन साथ साथ वो शांतिपूर्ण तरीके से और एक दूसरे के अस्तित्व का सम्मान करते थे और समायोजन की धारा यहाँ पर ज़्यादा मजबूत दिखाई देती है। समायोजन के तहत
हमें कुछ बातें हैं जो नज़र आती हैं, जैसे समायोजन के तहत जो मूर्तियाँ हमें मिली हैं, जो समायोजन का उदाहरण है, जैसे हरिहर की मूर्ति, दूसरा त्रिमूर्ति, हरिहर की मूर्ति, त्रिमूर्ति, तीसरा हम देखें पंचायतन, इसके तहत एक प्रधान देवता और बाकी अन्य सहायक देवी देवता भी एक मंदिर में होते थे। तो पंचायतन शैली में हम देखें, पंचायतन शैली में एक प्रधान देवता होता था, बाकी देवता भी यहाँ पर स्थापित किए जाते थे। तो एक ही मंदिर में होते थे, बाकी जो भी सहायक देवी देवता है, एक प्रधान देवता होता था और प्रधान देवता के साथ में उनके सहायक देवी देवता है, वो एक ही मंदिर में होते थे पंचायतन शैली के थ्रू। तो विभिन्न तंत्रों पर अगर हम देखें, विभिन्न धर्मों पर, अलग अलग धर्मों पर यहाँ पर तंत्रवाद का प्रभाव भी हमें दिखाई देता है। इसका प्रभाव हमें देवियों की बढ़ती हुई महत्वता में दिखता है। तंत्रवाद जो है, देवियों की महत्वता यहाँ पर बढ़ती है। बौद्ध धर्म की जो वज्रयानी धारा है, उसमें तारा को बुद्ध की शक्ति के रूप में स्वीकार करना इसी का प्रमाण है। तो बुद्ध की शक्ति के रूप में जो बौद्ध धर्म की अंदर वज्रयान शाखा है, बुद्ध की शक्ति के रूप में तारा को यहाँ पर स्वीकार करता था, और ये इसी का प्रमाण है। और इसी के तहत हम काली पूजा, महिषासुर मर्दनी की पूजा और अन्य देवियों की पूजा को भी देख सकते हैं। तंत्रवाद के तहत ही 64 योगिनी की पूजा यहाँ पर विशेषतः की जाती है। और तंत्रवाद के तहत यह मान्यता थी कि मनुष्य तंत्र साधना करके कुंडलिनी जागरण के रास्ते अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त कर सकता है। और इसके लिए उन्होंने विभिन्न मुद्राओं और पद्धतियों को आवश्यक बताया। जैसे अगर हम बात करें कि कौन कौन सी शक्तियों को, कौन कौन सी मुद्राओं को यहाँ पर आवश्यक बताया, जैसे मत्स्य, मांस, मदिरा, मुद्रा, मैथुन, इनकी ये पद्धति स्वतः जो ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो सकी, लेकिन विभिन्न धर्मों पर इसका प्रभाव पड़ा है। इसलिए तंत्रवादी प्रभाव वाले मंदिरों में मैथुनों के दृश्यों को भरमार दिखता है, भले ही वह मंदिर शिव का हो, सूर्य का हो, विष्णु या देवी शक्ति के ही हो, लेकिन हमें मैथुनों के जो दृश्य हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर दिखाई देते हैं। तंत्रवाद की धारा सिर्फ पूर्वी भारत तक सीमित नहीं थी, इसके अतिरिक्त इसका प्रसार मध्य भारत, बुंदेलखंड, जबलपुर आदि में भी खूब हुआ है। और इसके अतिरिक्त इसका प्रसार जो है मध्य भारत के अलावा इसका प्रसार पश्चिमी भारत में भी हुआ है। पश्चिमी भारत के गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भारत में राजस्थान आदि क्षेत्रों में भी हमें मिलता है, और इसके कई प्रमाण हमें कश्मीर और उत्तराखंड में भी हमें मिलते हैं। तंत्रवाद की आलोचना या यह कहते हुए होती है, तंत्रवाद की जो आलोचना की जाती है, वो आलोचना इसलिए की जाती है कि पंचमकार मानव को नैतिक स्तर पर नीचे ले जाता है। जो भी आपका तंत्रवाद में पंचमकार है, और ये पंचमकार मानव को नैतिक स्तर पर नीचे ले जाता है। लेकिन इसकी विशेषता जो थी वो यह थी कि इसमें वर्ण और लिंग का भेद नहीं था। वस्तुतः इसका उद्भव भी जातिवाद या जाति भेद और पितृसत्ता के विरुद्ध एक विद्रोह के रूप में हुआ था, क्योंकि ये जो तंत्रवाद था, जो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा जिस तंत्रवाद को यूज कर रही थी, उसका जो उद्भव है वो जाति भेद को मिटाने के लिए, क्योंकि जाति भेद का इस पे ध्यान नहीं दिया जाता था तंत्रवाद पे, और पितृसत्ता का भी इस पे ध्यान नहीं दिया जाता था। तो इन दोनों चीज़ों का यहाँ पर विरोध करता था, जातिवाद का भी विरोध करता था और पितृसत्ता का भी यहाँ पर विरोध किया जाता था। अगर हम बात करें जनजातीय समाज की, तो जनजातीय समाज में जब आर्य संस्कृति का विस्तार हुआ, तो इसमें सकारात्मक रूप से हम देखें, जब आर्य संस्कृति का विकास हुआ था जनजातीय समाज में, तो इसमें सकारात्मक रूप से हम कृषि का विकास देखते हैं, उद्योग का विकास देखते हैं, व्यापार और मौद्रिक अर्थव्यवस्था, तत्कालीन संदर्भों में आधुनिक राज्य और राज्य व्यवस्था का यहाँ पर विकास होता है। और नकारात्मकता के बारे में हम देखें, नकारात्मकता किस चीज़ से बड़ी है? नकारात्मकता में असमानता में वृद्धि होती है, जाति भेद, लिंग भेद, मानव प्रवृत्ति
संबंधों में कमी आती है, मानव और प्रकृति के बीच जो संबंध थे उनमें कमी आ जाती है यहाँ पर, और पारस्परिक औषधीय ज्ञान में कमी आती है। दोनों ही धाराओं का विकास यहाँ पर हुआ है, यानी सकारात्मक धारा का भी विकास हुआ है, नकारात्मक धारा का भी यहाँ पर विकास हुआ है। इस काल के शासकों की धार्मिक नीति सबको स्वतंत्रता, सबको समानता, सबको संरक्षण देने वाली थी, लेकिन बौद्ध धर्म विशेषतः वज्रयान धर्म को ज़्यादा संरक्षण यहाँ पर दिया गया। आगे चल कर के तंत्रवाद का प्रभाव तब घट गया जब भक्ति आंदोलन आए थे। जब भक्ति आंदोलन अपने चरम पर आया, भक्ति आंदोलन के नए स्वरूपों में उपजा, जिसमें नैतिकता और सादगी पर जोर दिया गया। जो भक्ति आंदोलन थे, भक्ति आंदोलनों में नैतिकता पर ज़्यादा बल दिया गया, सादगी पर ज़्यादा बल दिया गया, और नैतिकता और सादगी की वजह से ही, भक्ति आंदोलन की वजह से ये तंत्रवाद का खात्मा धीरे धीरे हुआ। अब बौद्ध धर्म की दृष्टि से पाल काल का महत्व क्या है, तो वो हम देखते हैं। बौद्ध धर्म की दृष्टि से पाल काल का महत्व, बौद्ध धर्म पाल वंश को या पाल काल को किस तरीके से देखता है, बौद्ध धर्म के अंदर क्या चेंजेज आए पाल काल के समय। तो भारत के इतिहास में अगर हम बात करें, पाल वंश है वो अंतिम वंश है जिसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। यदि इसे काल की दृष्टि से देखें तो बंगाल और बिहार के अलावा भारत के अन्य क्षेत्रों में अगर हम देखें, बाकी जो अलग अलग क्षेत्र थे बंगाल और बिहार के अलावा, उनमें बौद्ध धर्म का पतन लगभग हो चुका था या फिर पतन होने के कगार पर था। देश की दृष्टि से देखें तो पाल के पहले बंगाल का शासक शशांक कट्टर है, वो बौद्ध विरोधी था। पाल वंश से पहले यहाँ पर बंगाल का शासक कौन था, शशांक कट्टर था, और ये जो शशांक कट्टर था ये बौद्ध धर्म का विरोधी था, जिसके बारे में हमें बहुत सारी कहानियाँ मिलती हैं। उसने बोधि वृक्ष को भी कटवा दिया था, और उसी देश में पालों के काल में बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा संरक्षण प्राप्त करने वाला धर्म बन गया था। और पालों के बाद सेन वंश भी बौद्ध धर्म का विरोधी था, यानी पाल से पहले भी बौद्ध धर्म के विरोधी थे, और पाल के बाद सेन वंश है ये भी बौद्ध धर्म के विरोधी थे। पाल से पहले शशांक कट्टर था, ये भी बौद्ध धर्म का विरोधी था। पाल के बाद सेन वंश आया, ये भी बौद्ध धर्म का विरोधी था। बौद्ध धर्म की महायान, वज्रयान और सहजयान धारा यहाँ पर लोकप्रिय थी पाल वंश के शासनकाल में। इससे संबंधित विश्वविद्यालय हमें मिलते हैं, मूर्ति कला का प्रसार होता है, चित्रकला का प्रसार होता है, साहित्य का प्रसार यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन एक जनरेट हो सकता है, तो क्वेश्चन किस तरीके से जनरेट हो सकता है कि बौद्ध धर्म की दृष्टि से पाल काल के महत्व को आप आरेखित कर सकते हैं। तो जब बौद्ध धर्म की दृष्टि से पाल काल के बारे में पूछे तो उसमें हम बता सकते हैं कि पाल काल के समय बौद्ध धर्म किस तरीके से, कौन कौन सी शाखाओं ने किस तरीके से लोकप्रियता हासिल की, कौन कौन से शासक हुए, कौन कौन से पाल वंश से पहले शासक हुए, बाद में शासक हुए, पाल वंश ने किस तरीके से बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, किस तरीके से तंत्रवाद का पतन हुआ, वो सारी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं पाल काल और स्थापत्य के बारे में, मतलब स्थापत्य कला का किस तरीके से पाल काल में विकास हुआ उसके बारे में हम बात करते हैं। भाषा साहित्य हमने देख लिया, धर्म हमने देख लिया पाल काल के समय। अभी हम बात कर रहे हैं पाल काल के समय स्थापत्य के बारे में कि स्थापत्य का किस तरीके से विकास हुआ। पाल काल के दौरान हम देखें प्रस्तुति कला में आपका आ जाता है नृत्य आ जाता है, संगीत आ जाता है, नाटक आ जाता है। इनके साथ ही दृश्य कला, अब दो तरह की कला हो गई हमारी पाल काल के समय। प्रस्तुति कला में नृत्य, संगीत और नाटक आ जाते हैं, और दृश्य कला में चित्रकला, मूर्ति कला और अन्य शिल्प जैसे शंख पर कलाकारी, पालकालीन सिक्के हैं, इनका विकास होता है। और इस काल की कला में हम देखें प्रस्तुति कला विकासमान तो थी, लेकिन दृश्य कला है वो ज़्यादा उन्नतिशील थी। तो दो तरह की कला होगी, लेकिन दृश्य कला है उसने यहाँ पर बाजी मारी, क्योंकि दृश्य कला ज़्यादा उन्नतशील थी, प्रस्तुति कला का यहाँ पर विकासशील थी। प्रस्तुति कला का विकास हो रहा था, लेकिन दृश्य कला यहाँ पर ज़्यादा उन्नत थी। अब यहाँ पर मूर्ति कला का विकास होता है। किसका विकास होता है?
मूर्ति कला का यहाँ पर विकास होता है। हम मूर्ति कला की दो धाराएं यहाँ पर दिखती हैं। एक तो भवनों के अंदर हम देखें, भवनों के अंदर रिलीफ वर्क यहाँ पर किया जा रहा था। भवनों के अंदर रिलीफ वर्क है यहाँ पर जो किया जा रहा था, वो भवनों के अंदर किया जाता है। ये मूर्ति कला का पहला धारा हो गई। और दूसरा स्वतंत्र मूर्तियों का विकास यहाँ पर किया जा रहा था। स्वतंत्र मूर्तियों के तहत अगर हम बात करें, स्वतंत्र मूर्तियों में क्या चीज़ कॉमन थी? स्वतंत्र मूर्तियों में यहाँ पर निर्माण सामग्री यहाँ पर यूज की जा रही थी स्वतंत्र मूर्तियों में। तो किस तरीके से निर्माण सामग्री है वो यहाँ पर स्वतंत्र मूर्तियों में यूज की जा रही थी, उसके बारे में बात करते हैं। इसके तहत मिट्टी, पत्थर, धातु तीनों तरह की मूर्तियों का यहाँ पर निर्माण होता है। मिट्टी की मूर्तियाँ सांचे के माध्यम से डाली गई। पत्थर के अंतर्गत छिलाई का काम हुआ। पत्थर की जो मूर्तियाँ बनाई गई वो छिलाई के द्वारा पत्थर की मूर्तियाँ बनाई गई, छिलाई का काम होता है। ज़्यादातर पत्थर की मूर्तियाँ हैं वो बेसाल्ट पत्थर की बनाई गई थी। जो पत्थर यहाँ पर यूज किया जा रहा था वो पत्थर यहाँ पर बेसाल्ट पत्थर है, वो यहाँ पर यूज किया जा रहा था। जिसका बेसाल्ट पत्थर का रंग कैसा होता है? बेसाल्ट पत्थर का रंग होता है काला। तो इसका यहाँ पर यूज किया जा रहा था। धातु की मूर्तियाँ हैं लुप्त मोम प्रणाली के तहत बनाई गई थी। जो धातु की मूर्तियाँ हैं लुप्त मोम प्रणाली, जैसे एक सांचे में मोम डाल दी जाती है फिर सांचे को हटा दिया जाता है, उस तरीके से ये बनाई गई। और इसके तहत पहले मोम से बनाई जाती थी। जो भी लुप्त मोम प्रणाली है तो इसके तहत मूर्तियाँ पहले मोम से बनाई जाती थी और उसके ऊपर मिट्टी का लेप यहाँ पर चढ़ा दिया जाता था। मतलब लुप्त मोम प्रणाली क्या है? पहले मोम से कोई भी बनाई जाएगी मूर्ति और उसके बाद ऊपर मिट्टी का लेप चढ़ा दिया जाएगा, फिर उसको सेका जाएगा। फिर आग के संपर्क के रास्ते मोम यहाँ पर पिघल जाएगा और फिर सांचे के अंदर धातु का घोल है वो डाल दिया जाएगा और वही धातु जम करके ठोस हो जाने पर मूर्ति का रूप ले लेता था। इसके अंतर्गत कांच की मूर्तियाँ बड़ी संख्या में बनाई गई। साथ ही अष्टधातु की मूर्तियों का भी यहाँ पर निर्माण हुआ। कांच की मूर्तियाँ भी बनाई गई, अष्टधातु की मूर्तियाँ भी बनाई गई। अब ये कैसे बनाते थे मूर्तियाँ? जैसे कि ये मूर्ति का सांचा बना लिया, ये हाथ बना लिए, ठीक है, और ये पैर बना लिए। अब ये मोम की बना ली, फिर इसके ऊपर मिट्टी का लेप चढ़ा दिया। मिट्टी का लेप चढ़ाने के बाद इसको पका दिया। पकाएंगे तो मोम पिघल के बाहर आ जाएगी, इसके अंदर जगह हो जाएगी। फिर इसके अंदर धातु भरा दिया जाता था और फिर वो ठोस पर रूप ले लेता था और फिर मिट्टी को हम हटा देते थे तो वो मूर्ति तैयार हो जाती थी। अब जैसे मूर्ति कला का यहाँ पर विकास हुआ, ये तो होगी निर्माण सामग्री। अब निर्माण सामग्री के अलावा हम बात करें मूर्ति कला का विषय। मूर्ति कला का विषय कौन सा था? ठीक है, तो देखिए सामान्यतः धार्मिक विषय पर आधारित मूर्तियों का निर्माण हुआ। इसके तहत शिव पार्वती की मूर्ति, विष्णु भगवान की मूर्ति, दुर्गा, काली माँ, बुद्ध, तारा, बोधिसत्व आदि की मूर्तियाँ बड़ी संख्या में बनाई गई। इससे यह पता चलता है कि समाज धार्मिक था और धार्मिक विविधता थी, संघर्ष कम था और सह अस्तित्व ज़्यादा मजबूत यहाँ पर दिखाई देता है। अब ये तो होगी विषय कि भाई धर्म के आधार पर धार्मिक मूर्तियां हैं यहाँ पर ज़्यादा बनाई जा रही हैं। अब आता है मूर्तियों की मुद्राएं। जो मूर्तियां बनाई जा रही थी वो मुद्राएं किस तरीके से थी, किस मुद्रा में वो मूर्तियां थी, बैठी थी, खड़ी थी, उस तरीके से हम देखें तो देखिए मूर्तियों की मुद्राओं में आ जाता है। मूर्तियों का निर्माण है अलग अलग मुद्राओं में हुआ है। जैसे पद्मासन में ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा में मूर्तियाँ बनाई गई, जो ये मूर्तियाँ बनाई जा रही थी। अभय मुद्रा में मूर्तियाँ बनाई गई, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में मूर्तियाँ बनाई गई, भूमि स्पर्श मुद्रा, इन सभी में मूर्तियाँ बनाई गई। इन मूर्तियों के निर्माण का कलात्मक कौशल उन्नत स्तर का था, लेकिन यदि हम गुप्त काल या गुप्त मूर्ति कला से इसकी तुलना करें तो इसमें साज सज्जा ज़्यादा नज़र नहीं आती है। अगर हम गुप्त काल की मूर्तियों से तुलना करें, इस काल की मूर्तियों की, पाल काल की मूर्तियों की और गुप्त काल की मूर्तियों से तुलना करें तो पाल काल की जो मूर्तियां हैं उसमें साज सज्जा हमें ज़्यादा नज़र आती है, लेकिन स्वाभाविकता की कुछ कमी यहाँ पर नज़र आती है। मतलब स्वाभाविकता उतनी नज़र नहीं आती है, साज सज्जा ज़्यादा नज़र आती है। जो पाल काल की मूर्तियां हैं उसमें साज सज्जता ज़्यादा नज़र आती है गुप्त काल के कंपैरिजन में, लेकिन स्वाभाविकता यहाँ पर कम नज़र आती है।
अभी हम बात करते हैं चित्रकला का विकास। अभी जैसे चित्रकला का किस तरीके से विकास हुआ इस समय। चित्रकला, तो पाल वंश के समय चित्रकला का विकास किस तरीके से हुआ। चित्रकला के दो रूप हैं, एक तो भित्ति चित्र है, दूसरा लघु चित्रकला। एक तो चित्रकला जैसे दीवार पर ही बना दिया चित्र, तो उसको हम बोलते हैं भित्ति चित्र, ठीक है। और दूसरा जो है वो लघु चित्रकला है, लघु चित्रकला, ठीक है। इसके अंतर्गत चित्रकला में भी उल्लेखनीय बात यह है कि भारत में पहली बार लघु चित्रकला का विकास हुआ और इसके अंतर्गत ताम्र पन्नों पर बौद्ध विषयों का चित्रांकन ज़्यादा किया गया और इस काल में लघु चित्रकला का विकास हुआ जो आगे मुगल काल में उन्नत स्तर पर पहुंचा। लघु चित्रकला है वो आगे मुगल काल में और आगे बढ़ी, ठीक है। और चित्रकला में विषयगत और रंग दोनों ही स्तर पर विविधता हमें नज़र आती है। चूँकि भारत में चित्रकला की भित्ति कला की धारा बहुत ज़्यादा उन्नत थी, इसलिए हम लघु चित्रकला का आरंभ हुआ तो आरंभ से ही यह श्रेष्ठ स्तर का नज़र आता है, क्योंकि रंगों का उपयोग है, सौंदर्य बोध संकेतों और प्रतीकों के उपयोग आदि के बारे में इनका ज्ञान उन्नत स्तर तक पहुंच चुका था। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं बौद्ध धर्म के बारे में, मतलब बौद्ध धर्म के बारे में, पाल वंश के समय बौद्ध धर्म किस तरीके से रहा, पाल कला स्थापत्य उस समय किस तरीके से रही, भाषा साहित्य किस तरीके से रहा, मूर्ति कला का विकास किस तरीके से हुआ, मूर्ति कला में जो निर्माण सामग्री हम वो कैसे यूज कर रहे थे, मूर्ति कला का विषय क्या रहा है, किस तरीके की मुद्राएं यूज करी जाती थी, चित्रकला में किस तरीके से विकास हुआ, वो सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो एज ए ऑडियो आप इस वीडियो को सुन सकते हैं और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी हम अगला टॉपिक देखेंगे और धीरे धीरे ऐसे ही कंप्लीट सिलेबस जो है अब वो हम कंप्लीट कवर कर लेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक हैं ये सारे टॉपिक हैं हिस्ट्री ऑप्शनल के हिसाब से हैं। तो एक एक टॉपिक को बड़े डिटेल में हम पढ़ेंगे ताकि चीज़ों को अच्छे से समझ सकें।